हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनिका एंड आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 मैनेजमेंट का यूनिट ख़त्म करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स मैनेजमेंट को हम क्यों करें, मैनेजमेंट का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट किस में सहायता करती है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर itself but for achieving the goals of the organization। मैनेजमेंट को इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स in achieving the overall goal of the organization। The task of management is to give common direction to individual। जो मैनेजमेंट का टास्क होता है वो होता है कि सबको एक कॉमन डायरेक्शन देना, सबको एक सेम तरह की डायरेक्शन देना। इंडिविजुअल एफर्ट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। मैनेजमेंट किसको इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को। The aim of manager is to reduce cost and increase productivity through better functions। मैनेजमेंट जो होता है वो रिड्यूस करता है कॉस्ट के, किस तरह के कॉस्ट को, जैसे कोई परचेज करना हो गया, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए, या फिर एम्प्लॉय को सैलरी देना हो गया, उनको बेटर सैलरी मिल सके। एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू फंक्शंस, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना थ्रू बेटर फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस थे, जैसे मैं प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एट्सेट्रा। जो थर्ड इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो होता है वो हमेशा ही क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स people to these changes so that the organization able to maintain competitive edge। जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है लोगों को चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन एबल रहे, मेंटेन करे अपने कॉम्पिटिटिव एज को। आप तो जानते ही हैं मार्केट में हमेशा एक नया ट्रेंड आता रहता है, कंपटीशन बढ़ते रहते हैं। इस सिचुएशन में एक एफिशिएंट मैनेजर ही होता है जो हेल्प करता है उनके एम्प्लॉय को अडॉप्ट करने के लिए चेंजेज एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फोर्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अ मैनेजर मोटिवेट एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स बी एबल टू अचीव personal goals while contributing to the overall organization objective। मैनेज एक गुड जो मैनेजर होता है वो सिर्फ एम्प्लॉय को काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि ऐसे मोटिवेट करता है कि एक एम्प्लॉय जो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सके। उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि उसको अपने फैमिली को एक अच्छा सा सर्विस प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन देना, उसमें भी मैनेजर हेल्प करता है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जो नया हमारा है टॉपिक है वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल application of existing knowledge to achieve desired results। आर्ट क्या, एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन, हम किस तरह पर्सनली अप्लाई करते हैं, ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव, हमारे अंदर जो नॉलेज है उसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं अपने पर्सनल लेवल पर, टू अचीव डिजायर रिजल्ट्स, अपने डिजायर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, उसी को मैं आर्ट कहते हैं। द बेसिक फीचर ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज। जो बेसिक फीचर है आर्ट का क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। एक आर्ट क्या होता है, वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज ही तो है। एवरी आर्ट रिक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज, हर एक आर्ट को रिक्वायर होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। देयरफॉर लर्निंग ऑफ थ्योरी इज नॉट सफिशिएंट। क्या आप थ्योरी सीख करके क्या आप थ्योरी सीख करके आप कुछ आर्ट अपने क्रिएटिविटी सोच सकते हैं, नहीं। जब तक आप
प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। जैसे कि आपने एक तो कहावत बहुत अच्छे से सुना होगा या पहले सुना होगा कि अगर हम पानी के बाहर ही रहकर सोचते रहे, हमें कोई सिखाता रहे, थ्योरी पार्ट पढ़ाता रहे कि ऐसे पानी में तैरते हैं, ऐसे तैरते हैं, लेकिन आप जब तक पानी में खुद नहीं जाते आपको तैरना नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ, therefore learning of theory is not sufficient. It is very important to know practical application of theoretical principles. जो theoretical principles होते हैं उनका practical application हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एक आर्ट को क्रिएट करने के लिए अपने अंदर। मैनेजर कैन नेवर बी सक्सेसफुल, एक मैनेजर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जस्ट बाय ऑब्टेनिंग डिग्री और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और सिर्फ एक डिग्री या डिप्लोमा ऑब्टेन करके क्या एक मैनेजर सक्सेसफुल हो सकता है अपने लाइफ में? क्या एक गुड मैनेजमेंट कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं। जब तक वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेता तब तक वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। ही मस्ट हैव आल्सो नो हाउ टू पीपल वेरियस हाउ टू पीपल He must have also know how to apply various principles in real situation by functioning in capacity of manager. उसको ये एक बात तो अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि किस सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है। सेकंड है पर्सनल स्किल। आर्ट क्या एक पर्सनल स्किल्स भी है। ऑल्दो थ्योरेटिकल बेस में बी सेम फॉर एवरी आर्टिस्ट। आपने देखा होगा आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं जैसे बीसीए, तो उसमें सबको सेम थ्योरी पढ़ाया जाता है, सबको जावा का थ्योरी पकड़ा दिया जाएगा, सबको सेम दे दिया जाएगा, बट ईच वन हैज हिज ओन स्टाइल एंड अप्रोच टुवर्ड्स हिज जॉब। लेकिन सबका अलग अलग अप्रोच होता है, अपना अपना स्टाइल होता है अपने जॉब को अचीव करने के लिए। दैट इज वाई द लेवल ऑफ सक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू another। इसलिए सक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो सक्सेस होता है, लेवल ऑफ सक्सेस होता है और जो क्वालिटी होता है उनका परफॉर्मेंस का, वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान अलग अलग परफॉर्मेंस देता है, उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है, जबकि सबको थ्योरेटिकल नॉलेज सेम दिया गया होता है। एवरी मैनेजर हैज हिज ओन way of managing things based on his knowledge, experience and personality. That's why some managers are known as good manager। हर एक मैनेजर का अपना तरीका होता है मैनेज करने के लिए थिंग्स को, बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड पर्सनालिटी। उसके नॉलेज पे बेस्ड पर एक्सपीरियंस, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है उस काम को लेकर, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। दैट्स वाई सम मैनेजर्स आर नोन एज गुड मैनेजर। इसलिए तो कुछ मैनेजर को हम बोलते हैं वो एक अच्छा मैनेजर है, उसके अंदर एक मैनेजमेंट की जो कला है वो बहुत अच्छी है। जो थर्ड फीचर है वो है क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट एक क्रिएटिविटी है जैसे कि आर्ट। एवरी आर्टिस्ट हैज एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइन। That's why he aims at producing something that has never existed before, which require combination of intelligence and imagination। हर एक आर्टिस्ट के पास अपना क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी मीन्स कुछ नया सोचना, कुछ नया करना अपने इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन के पावर को यूज करके। उसी तरह हम देख सकते हैं मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्रिएटिव इन नेचर लाइक एनी अदर आर्ट। मैनेजमेंट भी एक क्रिएटिविटी है, उसमें भी हम नया कुछ परफॉर्म करते हैं अपने इमेजिनेशन, अपने इंटेलेक्चुअल पावर को यूज करके। इट कंबाइंस ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स इन यूजफुल वे सो टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। एक क्रिएटिविटी की क्योंकि ये कंबाइन करता है एक ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को, एक ऐसे यूज कर सकता है, एक ऐसे वे बनाता है उनको यूज करने के लिए, दोनों को अचीव करने के लिए को डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सके। जो फोर्थ फीचर है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस के द्वारा ही एक इंसान परफेक्ट होता है। आपने एक लाइन तो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस जो होता है एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। अगर आप किसी काम को करना अच्छे से नहीं जानते, लेकिन आप बार बार उसी को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसी को प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन वो जरूर आएगा जब आपका काम सबसे अलग लेवल पर होगा, आपका काम एक बहुत ही सुंदर लेवल पर होगा। एवरी आर्टिस्ट बिकम मोर एंड मोर प्रोफिशिएंट थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। अगर आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। सिमिलरली मैनेजर्स लर्न थ्रू एन आर्ट ऑफ ट्रायल एंड error initially, but application of management principle over the years makes them perfect in the job of managing. मैनेजमेंट एक ऐसी कोई आर्ट नहीं है कि आप एक दिन गए ऑर्गेनाइजेशन में और चीजों को मैनेज कर लिया तो आपको मैनेजमेंट आ गया। अगर आप कांस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं मैनेजमेंट की, तभी आप एक गुड मैनेजर बन पाएंगे। जो नेक्स्ट हमारा है वो है मैनेजमेंट एज एन साइंस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक साइंस भी है। तो देख लेते हैं मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस जो है सिस्टमाइज्ड बॉडी है ऑफ नॉलेज का, वो एक नॉलेज का सिस्टमाइज्ड बॉडी है दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ, जो क्या करता है ट्रूथ को, एक जनरल ट्रूथ मीन्स जो सभी के लिए सही हो, ये नहीं कि आपके लिए सही हो और दूसरे के लिए गलत हो। वो साइंस वही होता है जो एक्सप्लेन करता है सर्टेन जनरल ट्रूथ आर द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, या वो ऑपरेशन जनरल लॉ के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करता है। द बेसिक फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। अब जो बेसिक फीचर है हम उन्हें देख लेते हैं साइंस के, कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। साइंस के क्या क्या फीचर होगा कि हम उसे साइंस बोल सकते हैं एक मैनेजमेंट को। जो फर्स्ट फीचर है वो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल्स। आप जानते ही है एज law of gravitational which can be applied in all countries irrespective of the time। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है फोर्स है वो हर जगह अप्लाई होता है। आप किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी टाइम पर रहो, इंडिया में चले जाओ, क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चेंज होगा? नहीं। चाइना में चले जाओ, क्या वहाँ चेंज हो जाएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मीनिंग, जो इसकी डेफिनेशन दिया था? नहीं, कहीं भी चेंज नहीं होगा irrespective of the time। Management also contains some fundamental principles which can be applied universally, like the principle of unity of command। Management also contains some fundamental principles। जो मैनेजमेंट होता है वो भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल, मौलिक सिद्धांत को मानता है which can be applied universally, जो अप्लाई हो सकता है किसी भी कंट्री में। जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड दैट इज वन मैन वन बॉस। इस प्रिंसिपल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स एक जो होगा बॉस होगा, वन बॉस जो होता है वो ऑर्डर करता है वन मैन को, मतलब एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होगा, उसको इधर उधर किसी उसके दो बॉस नहीं हो सकते। वन मैन वन बॉस। दिस प्रिंसिपल इज applicable to all type of organization। दिस प्रिंसिपल इज applicable to all type of organization। यह प्रिंसिपल हर एक टाइप ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के लिए अप्लीकेबल है, बिजनेस और नॉन बिजनेस। सेकंड फीचर है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड फीचर है साइंस मैनेजमेंट एज एन साइंस का, वो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। Scientific principles are first developed through observation। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेवलप्ड किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले जो साइंटिस्ट था उसने तो ऑब्जर्व भी किया था ना, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उसको थ्योरी दी थी, उसकी प्रिंसिपल दिया था उसने, एंड दे टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल कंडीशन। और उसका टेस्ट किया जाता है बार बार एक्सपेरिमेंट करके अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो किस कंडीशन में काम कर रहा है प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी।
क्या मैनेजमेंट को आप नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट जितने भी प्रिंसिपल्स है जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, वो भी तो एक साइंटिफिक इंक्वायरी पर ही बेस्ड है, एंड ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन पर, एंड नॉट ओनली ऑन द ओपिनियन ऑफ हेनरी फेयल। क्या ऐसा है कि हेनरी फेयल ने यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल दिया और उसने और सबने उसको मान लिया? नहीं, उसको पहले ऑब्जर्व किया गया, फिर टेस्ट किया गया बार बार थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, तब उसको लेकर आया गया प्रिंसिपल्स को, हेनरी फेल को, और तब उसको सबने माना। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड। जो नेक्स्ट फीचर है वो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Principle of science lay down cause and effect relationship between various variables। प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल होते हैं साइंस के, वो किस पर बेस्ड होता है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी प्रिंसिपल बनाया जाएगा वो हर एक उसका एक ना एक कॉज होगा और उसका इफेक्ट भी होगा। जैसे कि व्हेन मेटल्स आर हीटेड, जैसे कि जब मेटल्स को हीट किया जाता है, दे आर एक्सपेंडेड, वो एक्सपेंड हो जाता है। द कॉज इज हीटिंग, उसका कारण क्या है कि वो मेटल एक्सपेंड हो गया, इज हीटिंग, उसका जो कॉज है वो हीटिंग है, एंड रिजल्ट इज एक्सपेंशन, और उसका रिजल्ट क्या है? एक्सपेंशन। सिमिलरली इफ वर्कर्स आर गिवन बोनसेस, सिमिलरली अगर हम वर्कर्स को बोनस देते हैं, फेयर वेजेस देते हैं, दे विल वर्क हार्ड, वो क्या करेंगे? वो सही तरीके से काम करेंगे, वो हार्ड वर्क करेंगे। बट व्हेन नॉट ट्रीटेड इन फेयर एंड जस्ट मैनर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे इन फेयर वे में, जैसे कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट एंड जैसे कि धर्म के बेस पर अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो रिड्यूस कर देगा प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस हुआ, उसका कारण क्या था? कि आपने ट्रीट नहीं किया अपने एम्प्लॉय को इन फेयर एंड जस्ट मैनर। जो फोर्थ फीचर है वो टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। वैलिडिटी ऑफ साइंस प्रिंसिपल्स कैन बी टेस्टेड एट एनी टाइम और एनी नंबर ऑफ टाइम्स, दे स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। विल जो वैलिडिटी रहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल को, ये ऐसा नहीं होता है आप बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल जो है एक महीने के लिए वैलिड है या एक साल के वैलिड है, वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। जैसे कि H2 एंड O2 विल ऑलवेज गिव H2O, वो जो H2 और O2 होता है वो आपको हमेशा जो होता है किसी भी टाइम पर कितने भी सालों के बाद H2O प्रोवाइड करेगा, देगा। Principle of management can also be tested for validity। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, वो भी also be tested for validity। Principle, जैसे कि principle of unity of command can be tested by comparing two persons, one having single boss and one having two bosses। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं दो इंसानों में, टू एम्प्लॉयज में, जिसका एक बॉस है और जो दूसरे एम्प्लॉय उसका टू बॉस है। द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन विल बी बेटर देन सेकंड पर्सन। जो हमेशा जो फर्स्ट पर्सन का परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा सेकंड पर्सन से। क्यों? क्योंकि इसको सिंगल बॉस से मिल रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऑर्डर सिंगल बॉस से मिल रहा है और इसको डबल बॉस से मिल रहा है ऑर्डर। तो हो सकता है ये कंफ्यूज हो जाए, यार मैं किसकी बात मानूं किसकी नहीं, लेकिन इसको तो कंफर्म है कि मुझे इसी बॉस की बात माननी है, मुझे यही करना है। इसलिए जो होता है फर्स्ट जो पर्सन होगा वो बेटर परफॉर्म करेगा रेदर देन सेकंड पर्सन। थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।